First start with technical outlook of the market and exact level where we can get a strong support for the market, and after that, at what level it will go up or down. We will discuss all these things, support, resistance, and trend of the market. So first we talk about Nifty first. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि since last 5 months, this is a Nifty monthly chart I'm showing you. Since last 5 months, Nifty consistently showing negative return on monthly basis. Uh, for the second time, for the first time, it happened on 1996. Do you want to see? Hello? You can talk in between us. This is a dialogue session. So मुझे अच्छा लगा कि आप रिस्पॉन्ड करोगे. अपना सेशन काफी इंटरेक्टिव हो सकता है. मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे इसके पहले ये लगातार 5 मंथ निफ्टी जो गिर गिर रहा है, इसके पहले कहाँ पे हुआ था. सो दिस इज 2025 पे, 2024 2025 पे ये आप सिनेरियो देख रहे हो. लगातार 5 मंथ्स निफ्टी नेगेटिव रिटर्न दे रहा है. उसके पहले अगर आप देखोगे तो हियर यू कैन सी हियर. ये देखिए यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम निफ्टी लगातार 5 मंथ्स निफ्टी ने नेगेटिव रिटर्न दिए थे ऑन द मंथली बेसिस. इज जुलाई 1996 से लेके नवंबर 1996 तक निफ्टी ने नेगेटिव रिटर्न दिए थे. और ये जो फॉल था तकरीबन कितने परसेंट का था ये भी मैं आपको बता सकता हूँ. ये जो 1996 में जो फॉल आया था निफ्टी का, वो फ्रॉम टॉप टू बॉटम अराउंड 35.78% का, लगभग 36% का फॉल आया था उस टाइम पे. तो ये डाउन ट्रेंड था, लेकिन वहां पे 35% गिरा था. अबाउट 20% डाउन वी कैन टेक एज अ नेगेटिव और डाउनफॉल. और आज के दिन में अगर आप देखें तो निफ्टी का फ्रॉम टॉप निफ्टी कितना गिर चुका है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ. तो टिल नाउ निफ्टी फॉल फ्रॉम हाइज अराउंड 14.36%. मतलब अगर आप देखें तो उसके आधा भी नहीं गिरा है ये. और दूसरी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मूविंग एवरेज रहते हैं वो 50 मूविंग एवरेज, दिस इज फॉर द शॉर्ट टर्म. 100 मूविंग एवरेज इज फॉर द मीडियम टर्म एंड 200 डे मूविंग एवरेज इज फॉर द लॉन्ग टर्म. तो मंथली का जो 100 डे मूविंग ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है इन द हिस्ट्री ऑफ द निफ्टी. और ये अभी चल रहा है अराउंड 20 के आसपास. तकरीबन वहीं पे है. निफ्टी हमारा है 22,513. और 100 day moving average for the Nifty is at placed at around 1,413 level. So तकरीबन जस्ट बचा है. ये जो आप देख रहे हो Nifty का 100 day moving average, आप देख रहे हो किस तरह से सपोर्ट दे रहा है. ये सपोर्ट किया था 2020. यहाँ पे 2020 पे जो स्पीड का फॉल था वहां पे उसने ब्रिज किया था. डाउनवर्ड ट्रेंड था वो. उसके पहले 1990 20 2019 2018 यहाँ पे आप देख सकते हो. यहाँ पे थोड़ा जस्ट गिरा था, उसके बाद फिर से इमीडिएट रिकवर होता 2016 पे. तो लगातार ये 100 डे मंथली मूविंग एवरेज काफी निफ्टी को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे रहा है, और ये अभी निफ्टी वही पे कर रहा है. तो आप देख सकते हो कि ये मेजर सपोर्ट जोन है मार्केट के लिए 20,500 टू लेके 20,000 रेंज में. 1-2% गैप देना चाहूंगा या बफर देना चाहूंगा. तो 22,500 से लेकर 20,000 तक मेजर सपोर्ट रहेगा निफ्टी को. अगर मैं आपको ये रिट्रेसमेंट दिखाऊं, मार्केट में हेल्दी रिट्रेसमेंट होते हैं, तो ये
अगर यहाँ पे जो फॉल आया था 2022 से ये यहाँ से लेके मैं अगर रिट्रेसमेंट निकालू तो अराउंड 38.2% भी रिट्रेस निफ्टी नहीं हुआ है, तो ये काफी हेल्दी रिट्रेसमेंट है निफ्टी के लिए, मार्केट के लिए। यहाँ पे यहाँ से अगर घूम जाता है तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप देखेंगे तो निफ्टी लाइफ हाई की तरफ बढ़ने के चांसेस हिस्ट्री में आपको दिखाई दे सकते हैं। तो ये जो फॉल है अपना, मैंने अभी दिखा आपको वो 14% है। मैं आपको पहले भी फॉल दिखाना चाहता हूँ क्या क्या हुआ था। ये जो 2022 में जो फॉल आया था वो अराउंड 10.5% का था। पहले जो फॉल आया था 2021 में, ये तकरीबन अराउंड 18% का फॉल था। अभी जस्ट 14% का फॉल आया, मतलब 15 to 20% फॉल इज actually common in the market after 2-3 years, every 2 to 3 years। तो ये वही करेक्शन है मार्केट का। दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर लॉन्ग टर्म और इन्वेस्टर एज वेल। ट्रेडर्स के लिए वो डाउनफॉल होता है, ट्रेडर्स के लिए डेली का ट्रेंड होता है, लेकिन जो इन्वेस्टर है, वैल्यू इन्वेस्टर्स है, इनके लिए ये अच्छे मौके रहते हैं। ये लगातार हर एक 2-3 साल में आपको मार्केट देता है, जो कि गुड एंट्री पॉइंट्स रहते हैं। दिस इज ऑल्सो अ गुड एंट्री पॉइंट फॉर द मार्केट। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो अच्छी तरह से इनको समझ सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड एंट्री पॉइंट। अगर निफ्टी की मैं बात करूं तो इमीडिएट सपोर्ट जो आ रहा है वो 22,400, जो कि निफ्टी का 100 डे में, और उसके बाद जो सपोर्ट रहेगा वो 20 दैट लेवल। तो नेक्स्ट जो 38.2% रिट्रेसमेंट है वो 22,000 के आसपास ही है। 22,000 और 21,800 ये क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे काफी आपको लोअर वीक्स दिखेंगे। यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट ज्यादा था, डिमांड का जोन है ये 21,800 22,000 लेवल, मतलब हार्डली अराउंड 3% और बचे हैं। यहाँ पे मैं डेफिनेटली आपको कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, यहाँ पे आप मार्केट में एंटर करना शुरू कर देना चाहिए, काफी अच्छी मौका है। और आपको वैल्यू इन्वेस्टर जो है तो वहां पे आपको डेफिनेटली यहाँ पे स्टार्ट करना चाहिए। ऊपर की तरफ अगर मैं आपको बोलूं, इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल जो रहेंगे, इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल जो रहेंगे मार्केट के वो रहेगा फॉर द मीडियम टू लॉन्ग टर्म 23,800, उसके ऊपर 24,700, और बाद में लाइफ हाई जो कि 26,200 के आसपास हो सकता है। तो दिस इज अ गुड एंट्री पॉइंट। उसके नीचे अगर बाय मिलेगा तो 22,000 से लेकर 21,800, अगर मार्केट शॉर्ट टर्म में कभी भी आपको डिप और मिलती है तो 22,000 to 21,800 इज अ गुड एंट्री पॉइंट रहेगा। उसके मेरे आपसे गुजारिश रहेगी, ये 22,500 जो सपोर्ट बता रहा हूँ, बाद में 22,300 बीच में आप एंटर मत कीजिए, डायरेक्टली 22,000 21,800 के आसपास अगर आपको मिले तो एंटर कीजिए। यहाँ पे वो बीच में आप एंटर करेंगे तो आपका एवरेज बिगड़ सकता है, बट 22,000 नेक्स्ट गुड एंट्री पॉइंट, और वहां पे मोस्ट प्रोबेबली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा और बॉटम फॉर्मेशन होने के चांसेस वहां पे ज्यादा बढ़ जाते हैं। निफ्टी की बात करें हम, सॉरी बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी आपको जिस बैंक निफ्टी अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी फ्रॉम टॉप, बैंक निफ्टी फ्रॉम टॉप टू बॉटम अब तक अराउंड 12.5% करेक्शन हम देख रहे हैं यहाँ पे। बैंक निफ्टी का मेजर सपोर्ट जो है वो है 47,800 के आसपास, उसके बाद 46,000 मेजर सपोर्ट रहेगा। और यहाँ पे 47,800 मेजर मेजर सपोर्ट के नीचे अगर सस्टेन होता है या ब्रेक होता है तो ही नीचे के डाउनफॉल, अदरवाइज बैंक निफ्टी निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे परसेंटेज टर्म एज वेल। नेक्स्ट जो रहेगा वो आपको बताना चाहता हूँ, ब्रॉडर मार्केट है। तो निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी स्मॉल कैप 250, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं। तो इनका जो मंथली चार्ट है यहाँ पे आप देख क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पे फॉल काफी गहरा है, और जो रिटेल हमारे इन्वेस्टर रहते हैं वो यहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप में उनकी पोजीशन बहुत ज्यादा रहती है। तो तकरीबन आप यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी के मुकाबले यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस दिख रहा है क्लियरली। 20% अब तक निफ्टी मिड कैप 150 का फॉल है फ्रॉम टॉप टिल नाउ।
और निफ्टी स्मॉल कैप की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे तकरीबन अराउंड 23% का फॉल आपको टॉप से दिख रहा है। तो निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप, ये जो ब्रॉडर मार्केट्स है, यहाँ पे क्लियरली अंडर परफॉर्मेंस दिख रहा है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और आपको यहाँ पे मार्केट में एंटर करना है, तो प्लीज आप लार्ज कैप सेक्टर, लार्ज कैप स्टॉक्स में एंटर करिए। यहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप में फिलहाल ये लेवल पे आप मत एंटर कीजिए। लार्ज कैप बहुत अच्छे गुड वैल्यूएशंस पे है, आपको फंडामेंटल में आपको बताया भी जाएगा नेक्स्ट इसमें टॉपिक में। लेकिन लार्ज कैप जो सेक्टर्स है, लार्ज कैप सॉरी स्टॉक्स, वहां पे आप गुड एंट्री पॉइंट यहाँ पे देखो। हालांकि ये मार्केट के सीनियर फॉल में या करेक्शन में कुछ चुनिंदा सेक्टर्स है वो निफ्टी को इनलाइन है या आउट परफॉर्म कर रहे हैं, और कुछ चुनिंदा सेक्टर्स है जो कि मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। वो भी आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। वो सेक्टर एनालिसिस क्विकली स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सेक्टर्स मैंने लिए हैं जो मार्केट लाइन है और मार्केट अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। फिलहाल हमारी बात हुई कि ये जो मिड जो फॉल आया है वो 100 मंथ क्लियरली आउटperform करता है। ये 100 को काफी रिस्पेक्ट करता है। तो जो जो अभी मैं इमीडिएट पहले चार सेक्टर दिखाऊंगा वो 100 डे एवरेज या 100 वीक के सपोर्ट पे है। जो फर्स्ट सेक्टर जो है वो है निफ्टी मेटल। यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी मेटल का लगातार काफी वीक से या 2 महीने से लगातार 100 वीक एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पे मेजर सपोर्ट बन चुका है, बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन हो रहा है। तो निफ्टी मेटल ये जो सेक्टर रहेगा वो आपको आने वाले दिनों में थोड़ा आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। नेक्स्ट जो सेक्टर है वो है निफ्टी प्राइवेट बैंक। जो कि हम बैंक की बात कर रहे हैं, निफ्टी प्राइवेट बैंक लगातार ये निफ्टी के साथ इनलाइन है करेक्शन में, और 100 काफी ऊपर चल रहा है। तो निफ्टी प्राइवेट बैंक इज द नेक्स्ट सेक्टर। देन जो है निफ्टी पीएसयू बैंक एज वेल, यहाँ पे भी 100 वीक एवरेज का आपको दिख रहा है। और लास्टली जो है फोर्थ सेक्टर वो निफ्टी फाइनेंशियल, जो मतलब वो बैंकिंग बैंकिंग के जो इनकम है निफ्टी बैंक्स के, प्राइवेट बैंक हुआ, पीएसयू बैंक हुआ या फाइनेंशियल सेक्टर्स, वहां पे आपको अच्छे खासे आउट परफॉर्मेंस आने वाले दिनों में दिख सकते हैं। तो वहां पे आप एंटर कीजिए। ये स्टॉक्स में आप डेफिनेटली लार्ज कैप स्टॉक्स में यहाँ ये सेक्टर के आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, एंट्री पॉइंट। अभी मैं आपको जो चार सेक्टर बताने वाला हूँ वो मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहा है ये लेवल पे। फर्स्ट सेक्टर इज फ्रॉम एफसीजी। यहाँ पे देख सकते हैं क्लियर कट डाउन ट्रेंड यहाँ पे दिख रहा है, और 100 वीक के नीचे ये सेक्टर चल रहा है। और पिछले 2 वीक से ये लगातार कंसिस्टेंटली चल रहा है 200 वीक तरफ। तो एफएमसीजी इज वन ऑफ द अंडर परफॉर्म सेक्टर। नेक्स्ट जो सेक्टर रहेगा वो है निफ्टी रियलिटी। यहाँ पे भी एक ब्रेकडाउन हुआ है 100 वीक को, और उसके नीचे ही ये वीक में भी ये अंडर परफॉर्मेंस जारी है। नेक्स्ट जो सेक्टर रहेगा निफ्टी मीडिया। यहाँ पे क्लियर कट डाउन ट्रेंड है। यहाँ पे आप गलती से भी ये निफ्टी एंटर, ताकि आपको बहुत सस्ते मिल रहे होंगे, फिर भी आप पे एंटर मत कीजिए, ये हमारी क्लियर कट सलाह रहेगी। और लास्ट का जो सेक्टर है वो निफ्टी एनर्जी। यहाँ पे भी क्लियर कट डाउन ट्रेंड फ्रॉम सितंबर 2024 से आपको दिखाई दे रहा है, वो भी 100 वीक। तो ये था क्विक रिकैप ऑफ सेक्टर एनालिसिस। नाउ दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। नाउ आई एम हैंडिंग Sanket for the fundamental. Thank you. Over to you, Harshad. So, good morning, everyone, and let's start with some like fundamental specific news that are impacting the markets currently. So I'll be sharing my screen. Just a minute. I hope it's visible now. Yes, it is. Yeah. So we have jotted down a few points that are impacting the markets currently.
So the first key point regarding the global uncertainties is that the Mr. President, since he has Mr. Donald Trump, since he has assumed the office as U.S. President, he has made his stance clear that he plans to increase the tariffs on certain sectors, which include steel, aluminum, pharma, semiconductors, and automobiles, as well as he plans to impose reciprocal tariffs on based on each countries. So, due to this, a lot of uncertainty is there in the market, and many people are very underconfident that this will impact the overall market. The next is the foreign institutional selling. These FIIs are been offloading the Indian equities stocks given the companies are trading at elevated valuations. As we have seen that over the last few months or year in like 2024, the stocks were like moving at higher prices, and now it's time for correction as they are trading at higher valuations. The next is the modest to weak corporate earnings that some of the companies are posting, as well as the next, there are other opportunities in the emerging markets such as China, South Korea, where the FIs are seeing opportunities to invest in these other emerging markets. So that's the reason that FIs have been selling in Indian equities. The next third trigger point is the depreciation of Indian rupee compared to the dollars. The reason for this depreciation is that the FIs have been outselling the equities, the rising crude oil prices, and a strong US dollar. So this is resulting in the depreciation of the Indian rupee, as FIs are finding uh, better opportunities in other markets, as well as the bond market in US is strengthening. Given a lot of during uncertainty periods, investors tend to move towards bond markets. So we can see that yield prices have been declining, whereas the prices of bonds have been increasing due to the increased investment in bond markets. On the domestic uncertainty prices, as I just said, the stock valuations of certain companies are are on the higher side, which is triggering major sell-off by investors. These valuations are a bit stretched. Became a bit stretched in 2024, as well as there is uncertainty in the earnings growth, which are impacting the investors' sentiments. The next trigger will be the modest to muted demand and urban consumption, as many companies in certain sectors such as FMCG, paints, consumer discretionary, and automobiles have been reporting a muted urban consumption uh, in the recent third quarter earnings conference call. The next uncertainty will be in the recent budget, the government has maintained a capital expenditure on infrastructure constant, which gave like poor sentiment toward the investor that government might not do a certain expanding, might not do expansion in the infrastructure side, which led to a certain decline in the market. In the next slide, as we can see that FII's investments, FIIs have been selling quite heavily. However, it is not as bad compared to 2022 as in FY 2022, FIIs sold approximately 1.4 lakh crores of worth of equity, whereas in FY 2025 till now, FIIs have only sold 90,000 crores of equities. So we can see this is a healthy correction, and it's not bad compared to FY 22. It's just that the valuations are overstretched and earnings have been a bit modest in the recent quarter. So as I said, that valuations are stretched. In this first table, we can see that the Nifty forward P, 1 year forward P is trading above its average of 18.7. That is, Nifty P is currently forward P is trading at 19.9x compared to its historical average of 18.7. Whereas in the next table, we can see similar condition with Nifty Midcap 150p. The index is trading at 30.6x compared to its average of 24.6, which is overstretched in terms of valuation. Similarly, for the small cap 250p, the forward P, the stock index is trading at 22.5x, which is above its historical average of 17.1x. So we can conclude from these three tables that
markets are currently trading at a higher value or under higher valuations, and which is leading to the sell-off in the markets. However, despite this negatives in the market, there are few positives. The government infrastructure capex, which was subdued in 2024 due to the elections happening in India, that is both general and state elections. However, with the completion of this election, now there should be a ramp up in the infrastructure side in 2025 in certain areas such as roadways, highways, railways, and defense as well. With the government infrastructure capex should rebound in 2025. So this should drive growth in infrastructure segment as well. And most of the infrastructure companies have reported a good order book, and they should be able to progress on that order book and generate a good amount of revenue in 2025. The next positive will be that the inflation has moderated. As in January 2025, the RBI announced that the inflation moderated, CPI inflation moderated to 4.31% compared to 5% in December. This moderation has led to decline. This moderation has led to the cut of 25 bips repo rate by RBI in the recent monetary policy. So this is a positive news for most of the consumption sector, as given the inflation is moderating and RBI has been reducing its repo rate. The third positive is that given there is a depreciation in the Indian rupee, RBI is intervening to stabilize this weakening rupee and has spent approximately $77 billion from its foreign exchange reserve to stabilize this weakening rupee. So it is a positive news, given as we have seen that dollar had touched almost 88 rupees, but it has now come to approximately 86.7. So it's a positive news as the RBI is intervening to stabilize this. The next positive development will be that even though the urban demand remains muted, most of the companies have reported that the rural consumption remains strong, and it is seeing a month-on-month growth. Given there is a direct expansion in the infrastructure, government is supporting rural development, as well as there is a better monsoon outlook, which further supports the agricultural sector. So these are the four key points, positive points that are supporting the market, and we should see a good in results from some of the companies in the coming quarter. As I said, that even though the valuations of index are high, we believe that there are some companies that are trading at low valuation and that are fundamentally strong. So we should focus on those such companies that have been trading at a lower valuation, fair valuation, and are fundamentally strong and are expected to grow in the upcoming few years, which should help generate investors a good amount of wealth. So that's a conclusion that even if the market is currently overvalued, not all the companies are overvalued in this stock, in this indexes. There are few companies that are fundamentally strong and that are trading at a lower valuation, and which should help generate investors a good amount of wealth in the upcoming years. So long-term investors should find this a good opportunity to invest in the markets if they get if we find a good fundamental strong companies in the market. So yeah, thank you, and that's it from my side. Thank you.